सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। तो आज से हम आपकी 10th यूनिट प्रैक्टिकल योगा शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको एनाटॉमी को इसमें रिवाइज करना है। 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था और एनाटॉमी के टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए थे कि कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं किया है मैं दोबारा से यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो करना है आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, जिसमें स्केलेटन और मांसपेशियां यानी कि हड्डियां और मांसपेशियां दोनों कंसेप्ट्स उसमें आपके आ जाएंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये दो सिस्टम आपके रिवीजन होने जरूरी हैं अगर आपको इस प्रैक्टिकल यूनिट को बहुत अच्छे से समझना है। केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो आप जो भी पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे अगर उनको याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर डीप इस कंसेप्ट को समझना है कि कैसे कोई भी आसन या फिर प्राणायाम, कैसे कोई भी, जैसे सूर्य नमस्कार की जो हम आज बात करेंगे, तो वो कैसे इफेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, हाँ जी, सभी को ओम। तो इसलिए ये दो टॉपिक्स आपको रिवाइज करने जरूरी है। जितना मैंने आपको बताया है केवल उतना आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और स्पेशली इसमें एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक, जैसा कि आपको नाम भी दिख रहा है, सूर्य नमस्कार। तो क्या होता है सूर्य नमस्कार? यानी कि सूर्य को नमस्कार करना, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो एक बहुत ही पारंपरिक या फिर प्राचीन अभ्यास है ये। ठीक है, सभी आसनों में इसको श्रेष्ठ माना जाता है और क्यों इसको श्रेष्ठ माना जाता है इसका रीजन भी हमें आगे पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जितना आपको पता है कि 12 आसन इसमें रहते हैं। ठीक है, कोई भी आसन है वो अकेला इंडिपेंडेंट एक एक आसन भी होता है। ठीक है, और जब एक आसन के फायदे आपको 12 कंबाइन करके एक ही चीज में मिलते हैं तो वो सूर्य नमस्कार है आपका। ठीक है, तो क्या है? परंपरागत यौगिक समूह योगाभ्यास क्रम है ये। ठीक है, और सभी आसनों में इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि जितना फायदा ये करता है उतना कोई भी आसन फायदा नहीं करता है। ठीक है, अब मतलब क्या है इसका सूर्य नमस्कार का? कि सूर्य को नमस्कार करना यानी कि सूर्य को अर्पण करना। ठीक है, तो सूर्य का मतलब क्या है? जो सूर्य है यहाँ पर किस चीज को डिनोट करता है? आप सभी 5th यूनिट कर पढ़ के आए हैं। 5th यूनिट होगी आपकी कंप्लीट या होनी है अभी? तो सूर्य नमस्कार का अर्थ क्या है? सूर्य को अर्पण करना या फिर नमस्कार करना। ये पूछ लेते हैं कि सूर्य नमस्कार में सूर्य का मतलब क्या है? कि नमस्कार तो कर रहे हैं हम, लेकिन मतलब क्या है उसका? तो ये सूर्य जो है ये हमारी सूर्य नाड़ी को डिनोट करता है। तो यानी कि जितने भी हमारे 12 अभ्यास हैं सूर्य नमस्कार में, तो ये जो सूर्य नाड़ी होती है जिसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, पिंगल वर्ण हमारे सूर्य का ही होता है तो इसलिए उसका नाम। ठीक है जी, ठीक है, तो पिंगल वर्ण ही सूर्य का रहता है तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यानी कि जो इसमें 12 आसन कंबाइन कर दिए हैं इनका सबका इम्पैक्ट मेजरली या फिर प्राइमरीली किसके ऊपर पड़ता है? पिंगला नाड़ी के ऊपर। तो पिंगला नाड़ी क्या है? आपकी एनर्जी का एक स्टोर हाउस है। जो भी नाड़ी है, 3 नाड़ियां हैं आपके में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है,
तो उसमें से राइट साइड की कौन सी होती है? पिंगला नाड़ी, जो कि सूर्य को डिनोट करती है। ठीक है, तो सूर्य किसका प्रतीक है? आध्यात्मिक चेतना का ये प्रतीक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। सूर्य नमस्कार में या फिर सूर्य किसका प्रतीक होता है? तो आध्यात्मिक चेतना का, यानी कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का ये प्रतीक होता है। और प्राचीन काल में इसकी प्रतिदिन पूजा की जाती थी। ठीक है, आज भी कुछ लोग करते हैं, और जो करते हैं उनको इसका बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, अकेला अभ्यास साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाता है। ये अकेला ऐसा अभ्यास है जो सभी आसनों का लाभ पहुंचा देता है। ठीक है, क्योंकि ये अकेला ऐसा आसन है, सूर्य नमस्कार, ये अकेला ऐसा अभ्यास है जिसमें बॉडी का हर एक पार्ट स्टिमुलेट होता है। शरीर में कहीं भी रोग है, ठीक है, एडी से लेके और आपकी ऊपर चोटी तक, तो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब इसमें स्टिमुलेट होते हैं। सभी की जो क्रियाएं हैं, सभी के जो फंक्शंस हैं, वो बैलेंस में आते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो कितने अभ्यास होते हैं इसमें? 12 आसन इसमें क्रम से किए जाते हैं, और जिसमें से अधिकतर अधिकतर की क्या बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैं, जिस पर्पज के लिए आप ये क्लास ले रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो उसमें से इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यही मैं पहले बता देता हूं आपको। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन के सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है। 12 आसन, उसमें से 4 या 5 आपको दे देगा, उनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोल देगा। इसके 12 मंत्र हैं, उनकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है। 12 ही इसके बीज मंत्र हैं, उनकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये 3 इसमें मेन क्वेश्चन बनते हैं। जो आसन है उसका नाम पूछ के मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनको मैच करो कि ये कौन सी पोज है, कौन से नंबर की पोज है ये। ठीक है, मंत्र का नाम दे के भी आ सकता है कि ये कौन से आसन में या फिर कौन सी पोजीशन में ये मंत्र आता है। बीज मंत्र के अकॉर्डिंग भी मैच द कॉलम में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पार्ट यही इतना ही रहता है इसमें आपका। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है सूर्य नमस्कार में। तो इंग्लिश में है, ये देख लेना। अब बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी का ये सूर्य जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और जो भी आपको जीवन ऊर्जा, अच्छा ये बताइए, चल मुझे आपके लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, कि जो आपके शरीर में सभी चीजों का नियमन करती है ऊर्जा, या फिर मान सकते हो कि आप डेली की एक्टिविटीज कर पाते हो, सभी काम कर पाते हो, तो वो आपके शरीर में गर्मी है इसलिए कर पाते हो, या फिर आपके शरीर में ठंडक है, मतलब शीत गुण है आपके शरीर में, तो किस वजह से कर पाते हो? जल्दी से बताइए। आसन रिपीट होते हैं, उनको भी ऐड रखते हैं सन सैल्यूशन में। आपका डाउट नहीं समझे केशव, क्या पूछना चाहते हो? थोड़ा सा गर्मी के कारण, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो वही गर्मी ये पिंगला नाड़ी में बहती है हमारी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वाइटल एनर्जी जिसको बोलते हैं, वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से सारे शरीर की क्रियाएं हमारी, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो चाहे फिजिकल लेवल पर हो, वो सारी एनर्जी बैलेंस होती है अगर पिंगला नाड़ी बैलेंस हो जाती है तो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पूरे शरीर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबका नियमन करता है या फिर सबको बैलेंस लेके आता है सूर्य नमस्कार। ठीक है, तो एक संपूर्ण साधना या फिर संपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास इसको बोल सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण मतलब पूरे शरीर के ऊपर काम करता है, क्योंकि इसमें आसन भी आ जाते हैं,
इसमें प्राणायाम भी है, क्योंकि श्वास का ध्यान भी देना होता है प्रत्येक अभ्यास के साथ, कि किस अभ्यास में श्वास लेना है, किस अभ्यास में श्वास छोड़ना है। तो मंत्र भी आ जाते हैं, तो मंत्र उपासना भी इसमें हो जाती है। ध्यान भी इसमें रहता है, क्योंकि जब प्रणाम आसन में रहते हैं या फिर किसी भी पोजीशन में जो अभ्यास है, किसी भी अभ्यास में हम रुकते हैं, स्थिर होते हैं किसी अभ्यास में, तो वो एक तरह से उस टाइम पर जो प्राणों का फ्लो होता है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, वो पूरा बैलेंस्ड रहता है उस पोजीशन में। ठीक है, तो ध्यान की तकनीकें भी इसमें शामिल होती हैं, और शरीर की उस सौर ऊर्जा पर सीधा और स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ता है सूर्य नमस्कार का। ठीक है, जो पिंगला नाड़ी के माध्यम से क्या होती है, प्रवाहित होती है। यानी कि जो ऊर्जा आपको एनर्जी देती है डेली के काम करने के लिए, जो स्फूर्ति देती है, एक्टिव करती है आपको, वो पिंगला नाड़ी में वो एनर्जी फ्लो करती है, उसी को ये स्टिमुलेट करता है। जितने भी अभ्यास हैं सभी की जो प्राइम फोकस है, कि जैसे जब अभ्यास आता है हमारा अश्व संचालन, तो उसमें सबसे पहले जो हम बॉडी पार्ट को आगे करते हैं, लेग को आगे करते हैं, और राइट लेग को करते हैं हम, तो दक्षिण अश्व संचालन जिसको बोलते हैं। यानी कि फोकस इस अभ्यास में पूरा का पूरा किस पे रहता है, राइट बॉडी पार्ट पे, यानी कि पिंगला नाड़ी पर। हाँ, 2 बार रिपीट होते हैं, उसमें आगे क्या डाउट है आपका? चलो पूछ लीजिए डाउट अपना, जो भी है आपका। ठीक है, तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स क्या हैं, कि हम क्यों सूर्य नमस्कार करें, तो मैंने बता ही दिया है कि एड़ी से लेके चोटी तक कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको ये बैलेंस में नहीं लेके आ सकता। अगर आपके शरीर में वजन कम है तो वजन बढ़ाने में भी हेल्प करेगा, वजन ज्यादा है तो कम भी कर सकता है, यानी कि बैलेंस लेके आएगा। किसी ग्लैंड की, चाहे थायराइड ग्लैंड हो, चाहे और कोई ग्लैंड हो, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, यानी कि ओवर स्टिमुलेट वो हो गए हैं, तो उसकी एक्टिविटी को डाउन भी करता है। किसी ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो गई है, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता भी है। यानी कि अगर ये नॉर्मल लेवल है, तो अगर कोई चीज यहाँ पर है तो उसको नीचे लेके आएगा, कोई चीज यहाँ पर है तो उसको यहाँ लेके आएगा, और कोई चीज यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर स्थिर करता है सूर्य नमस्कार। ठीक है, यानी कि बैलेंस में लेके आने का इसका काम है, सिंपल भाषा में यही है। ठीक है, तो लाभ क्या क्या होंगे, कि पूरे शरीर में जो भी आपको फायदा लगे सारा इसमें लिख दो। कि पूरे शरीर को ये व्यायाम देता है, मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं। ठीक है, मोटापा को दूर करेगा ये, कब्ज और उदर संबंधी विकार, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, सारे सिस्टम इसमें आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करेगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी बैलेंस करता है, पोस्चर इंप्रूव करता है तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को बैलेंस करेगा, हार्ट को फायदा देता है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर भी काम करता है, ग्रंथियों को नियमित करता है उनकी फंक्शनिंग को, तो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स पर भी काम करता है, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सूर्य नमस्कार काम ना करता हो। पाचन तंत्र की क्रियाशीलता इंप्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में लेके आता है, और रक्त संचार बढ़ाता है। कहाँ पर मांसपेशियां जो हैं जितनी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, उतना जो इनके बीच से ब्लड वेसल्स जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी, और जितना ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जितना ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी हाई रहती है, उतनी ही अच्छी क्या रहती है, ब्लड सप्लाई रहती है सभी बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, तो आध्यात्मिक स्तर पर क्या, कि सूर्य की ऊर्जा से जुड़ जाता है इंसान और आंतरिक जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि चेहरे पर तेज है, तो वो पिंगला नाड़ी के एक्टिवेट होने से ही होगा। ठीक है, यानी कि शरीर में जब गर्मी बढ़ती है, शरीर में जब ऊर्जा का स्तर बढ़ता है,
तभी वो चीज हो पाती है, और वो होती है सूर्य की ऊर्जा से। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। बाकी जो आप एज्यूम कर सकते हो, जितने मैंने ऊपर सिस्टम लिखे हैं और जो सिस्टम रह भी गए हैं एक दो, वो सारे के सारे सब जगह सूर्य नमस्कार का अभ्यास लाभ देता है। ठीक है। अब बात आती है कि सूर्य नमस्कार करने से पहले क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक सिस्टम किया है हमने कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी असर पड़ता है इसमें। यानी कि जब खाना खाया हो, पूरी की पूरी ब्लड सप्लाई जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हो जाती है जब हम खाना खाते हैं। बाकी जगह स्पेशली हाथों और पैरों में ब्लड सप्लाई जो है इस समय पर कम हो जाती है। ठीक है। सारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई पहुंचा दी जाती है जब हम खाना खाते हैं, क्योंकि अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड्स हों, फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी को अपना काम करना होता है। तो इनको काम करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो इसलिए, और जब आप खाना नहीं खाते हो तो उस समय से कुछ ज्यादा ही काम करना है इनको। तो ज्यादा काम करना है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से इंक्रीज हो जाती है, हाथों पैरों में रहती नहीं है। अगर उस टाइम हम ये जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो दोनों सिस्टम हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी और एक्टिविटी में लग जाएंगे तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अब डाइजेस्टिव, क्योंकि ब्लड उतना ही है आपके शरीर में कि हाथों पैरों की कुछ क्रियाएं कर रहा है ये इंसान, तो हाथों पैरों में सप्लाई को इंक्रीज करो। तो जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम के पास पहुंचा था उसमें से कुछ वापस हाथ पैरों की तरफ लौट आएगा। ठीक है। यानी कि खाना आपका बिना पचे रह जाएगा। दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो सुना होगा ना, ना घर के रहे ना घाट के, कि ना हाथों पैरों में ही पूरी ब्लड सप्लाई है, अब ना डाइजेस्टिव सिस्टम के पास है, दो जगह पर बट गई है एनर्जी। तो कहीं पर भी पूरा यूज नहीं होगा, दोनों जगह नुकसान होगा। शरीर में अगर ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गई तो वो कई दिन तक पेन करेगा वो बॉडी पार्ट। ठीक है। और हो सकता है कोई लिगामेंट भी टियर हो जाए, क्योंकि मोमेंट्स इसमें ऐसी रहती हैं। तो ये इसमें कुछ सावधानियां करने की होती हैं, जबकि जब खाना खाने के बाद वो पच गया हो, यानी कि लगभग 2 से 3 घंटे बाद कम से कम। ठीक है। तो 2 से 3 घंटे के बाद अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और जब भी अभ्यास करें तो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखें। मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, ऑक्सीजन डेट। तो ये कंडीशन उत्पन्न नहीं करनी है कि ज्यादा ही मात्रा में लैक्टिक एसिड शरीर में जमा हो जाए। तो जो भी अभ्यास करें सूर्य नमस्कार में तो वो गहरी सांस के साथ करें, ताकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो शरीर में मेंटेन रहे। ठीक है। तो प्रत्येक आसन को श्वास के साथ समन्वित करना है। ठीक है। अब कुछ इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो आगे और डिटेल में है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हाई बीपी है किसी का, पीठ घुटने की कोई समस्या है, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ किया जा सकता है, या फिर जो योगा ट्रेनर हैं उनकी सलाह इसमें ली जा सकती है, या फिर जो संबंधित डॉक्टर हैं कि पीठ के हड्डियों का जो डॉक्टर है, ठीक है, तो उनसे सलाह लेके ये चीज की जा सकती है। और जो सूर्य नमस्कार की तीसरी और 8वीं स्थिति होती है, जब मैंने आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स करवाए थे तो सर्वाइकल और स्लिप डिस्क, सियाटिका, ये सब मैंने आपको बताया था। और सर्वाइकल का मैंने बताया था कि आगे गर्दन नहीं झुकानी है, और जिसमें आगे गर्दन झुकती है ऐसे आसन निषेध होते हैं सर्वाइकल में। तो आगे गर्दन नहीं झुकाना। स्लिप डिस्क में क्या है, आगे नहीं झुकना, यानी कि ये सर्वाइकल रीजन से है कि आगे की तरफ बेंड नहीं करना। ठीक है। और ये है आपका लंबर रीजन से, तो लंबर रीजन में आगे की तरफ स्पाइन को बेंड नहीं करना। ठीक है। तो अब जितने हम अभी इसमें टेक्स्ट में करेंगे, अपने सिलेबस में जितने हैं उतने तो नाम है ही हैं। कि स्लिप डिस्क में आपसे पूछ ले कि कौन सा आसन निषेध है, तो आपको पता है जो इसमें
आएंगे उनको आप याद करके चले जाओगे, ठीक है। लेकिन कोई इनसे बाहर नाम आ जाए तो आपको यही देखना है कि क्या आगे झुक रही है इसमें कमर, कमर आगे झुक रही है तो स्लिप डिस्क में नहीं होगा, गर्दन आगे झुक रही है तो सर्वाइकल में नहीं होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट अपना ध्यान रखना। तो तीसरी और आठवीं स्थिति, तो कौन सी है तीसरी? तो तीसरी है आपकी पाद हस्तासन। आठवीं कौन सी है? कौन सी है आठवीं? पर्वतासन, ठीक है। तो ये इसमें इन दो स्थितियों में अवॉइड करना होता है, और बाकी भी जो मैंने बता दिया है वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, किस किस स्थिति में जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना है? अगर तो बुखार है, नहीं करना है, क्योंकि बुखार में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर, और ये सूर्य की ऊर्जा को स्टिमुलेट करता है। कौन? सूर्य नमस्कार। तो यानी कि गर्मी और इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें बॉडी टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है पहले से ही। तो जो भी बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं ऐसी क्रियाएं नहीं करनी है, उसी कैटेगरी में सूर्य नमस्कार आता है, ठीक है। फिर अगर इन्फ्लामेशन हो गई है, कहीं पर भी शरीर में इन्फ्लामेशन हो गई है, सूजन है कहीं पर शरीर में, ठीक है, सो तो क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन के मैंने आपको 4 कार्डिनल फीचर्स बताए थे कि अगर ये चारों चीजें आपको कहीं पर भी शरीर में दिखाई देती हैं एक जगह पर, तो वहां पर हम बोलेंगे कि इन्फ्लामेशन है, चाहे बाहर से वो उभरा हुआ आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो वो कार्डिनल फीचर्स मुझे बताओ, 4 चीजें क्या क्या थी इन्फ्लामेशन में, जल्दी से बताइए। जल्दी से बचाओ बच्चों, आगे भी करना है हमें। क्या क्या थी वो 4 चीजें इन्फ्लामेशन में? किसी को पांचों पता है तो पांचों बता दो, देखो फिर मैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा इसको, या तो रिवाइज करके आया करो क्लास में। बहुत बढ़िया। र्यूबर, कैलर, और डॉलर, ट्यूमर, और एक होता है फंक्शियोलेशिया यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। मेनली मैंने आपको दिखाना था कि क्या होता है इसमें। कैलर, कैलर का मतलब होता है हीट, कि जहां पर भी बॉडी में सूजन होती है तो वहां पर गर्माहट का अनुभव हमें होता है। हम अपना हाथ लगा के देखेंगे, अगर सेम चीज, मान लिया किसी हाथ में है सूजन, तो अगर दूसरे हाथ में देखेंगे उसी जगह पर तो वो नॉर्मल मिलेगा टेम्परेचर उसका, जबकि जहां पर सूजन है जिस एरिया में, वहां का टेम्परेचर इंक्रीज्ड मिलता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज्ड है, तो इसीलिए वहां पर ये चारों चीजें जब एक साथ होंगी, रेडनेस भी होनी चाहिए, हीट भी होनी चाहिए, नहीं कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, और वहां पर थोड़ा सा उभार भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज है तो अगेन वही कंसेप्ट कि क्या होगा, जो गर्मी बढ़ाएगा वैसा अभ्यास नहीं करना है। फिर शरीर में ज्यादा टॉक्सिन्स अगर इकट्ठे होने से फोड़े और रैसेज हो गए हैं शरीर में, ठीक है, यानी कि क्या बढ़ गया है शरीर का, पित्त बढ़ गया है। पित्त बढ़ गया है तो पित्त का गुण क्या होता है, ये आप करके आए होगे, उष्ण गुण होता है पित्त का, ठीक है, यानी कि पित्त गर्मी देता है। तो जब पहले से ही पित्त प्रकोपित है और गर्म चीजें ऊपर से खा रहे हो या फिर गर्म चीजें, गर्म एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे शरीर में गर्मी बढ़ेगी, तो पित्त और भड़क जाएगा, और ये जो फोड़े और रैसेज हैं यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स में कुल मिला के और क्या होंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो पहले से ही क्या है, सर्कुलेशन इंक्रीज हो रखा है,
तो जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे बीपी इंक्रीज होता है। तो जब पहले से ही किसी का बीपी इंक्रीज है तो और बढ़ गया तो उसको स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन की जो बोलते हैं ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो सकती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले को नहीं करना है। किसी को कोरोनरी आर्टरी की बीमारी है, यानी कि किसी को क्या है, क्या होती है कोरोनरी आर्टरी, क्या होती है कोरोनरी आर्टरी? अगर उसकी कोई बीमारी है, अगर आप में से कोई बता देगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हर्निया किसी को है, चाहे वो अम्बिलिकल हर्निया हो, चाहे एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो, या फिर इंग्वाइनल हर्निया हो, किसी टाइप का हर्निया हो, तो ये भी नहीं करना है। अगर इंटेस्टाइन में किसी के टीबी बन गई है तो भी नहीं करना है, ठीक है। स्लिप डिस्क सियाटिका, इस कंडीशन में भी सूर्य नमस्कार नहीं करना है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए थे कि 12 आसनों के नाम, सीक्वेंस, 12 मंत्र के, 12 बीज मंत्र के, तो उसके बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सूर्य नमस्कार में बनता है वो बनता है कि निषेध किस किस कंडीशन में है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, वो कोरोनरी आर्टरी होती है। कि हार्ट पूरे शरीर को करता है, लेकिन जो हार्ट को भी सप्लाई देती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। इन्हीं में ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज हो गई है यानी कि हार्ट क्या है, अब उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम मिल रही है तो यानी कि हार्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में है अभी। अगर इस हार्ट के ऊपर थोड़ा सा दबाव और पड़ा तो हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाए। तो अगर कोरोनरी आर्टरी की बीमारी कोई है यानी कि ब्लॉकेज हो रखी है तो ये नहीं करना सूर्य नमस्कार का अभ्यास, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, पहले मासिक धर्म शुरू होने के दौरान, कि जैसे मेंसेस आते हैं महिलाओं में, तो उस 3 से 4 दिनों में नहीं करना होता, ठीक है। प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 12 हफ्ते हैं यानी कि 12 वीक्स हैं, यानी कि कितने महीने हैं, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बोल सकते हो या फिर बोल लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट में भी करना है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ ये करना होता है, ठीक है। ध्यान रखनी है ये बात क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है बहुत अच्छा, ठीक है। आपसे स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, पहले मान लिया 10वां हफ्ता है, 10th वीक है, तो उस समय पर सूर्य नमस्कार जो है निषेध होता है। आप वहां पर टिक करके आ जाओ कि बिल्कुल सच बात बोली है इसने। तो 10th वीक में 12 हफ्ते से पहले सूर्य नमस्कार किया जा सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट इसमें आता है कि डिलीवरी के बाद कर सकते हैं, तो डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं करना होता। फिर कितने दिन बाद कर सकते हैं? 40 दिन के बाद, डिलीवरी होने के 40 दिन बाद इसका अभ्यास शुरू किया जा सकता है। क्योंकि 40 दिन के बाद क्या होता है, जो यूट्रस है, बाकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो अपनी नॉर्मल शेप रिटेन करने के लिए या फिर जो मांसपेशियां हैं वहां की, वो नॉर्मल अपनी टोन में आने के लिए प्रयास करती हैं, ठीक है। तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प सूर्य नमस्कार करता है, ठीक है। तो 40 दिनों तक, डिलीवरी के 40 दिनों तक नहीं करना है, 40 दिन के बाद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा निषेध। अब मेन चीज आती है आपकी, ये आपका इंग्लिश में है तो ये भी देख लेना, ठीक है, जिसका इंग्लिश मीडियम है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन तो सारे ही हैं, ठीक है, कुछ लाइफ के हैं, कुछ एग्जाम के हैं। तो पहला जो आसन आता है, पहला जो अभ्यास आता है इसमें हमारा, वो है प्रणाम आसन। तो श्वसन क्रिया क्या रहती है इसमें? सामान्य रहता है श्वास इसमें, ठीक है। ना इनहेल करना है ना एक्सेल करना है। तो मंत्र क्या रहता है इसमें? ओम मित्राय नमः। तो इन मंत्रों का मीनिंग किसको पता है? पता है किसी को? पढ़े हैं कभी?
तो मित्राय नमः का मतलब क्या होता है कि सभी के मित्र सूर्य भगवान को नमन है, प्रणाम है। फिर बीज मंत्र इसका होता है हराम, हर है, ये है के नीचे र है, ठीक है, तो हराम। इसकी सीक्वेंस अभी शायद पिछले एग्जाम में या फिर इस एग्जाम में पूछी ही गई थी बीज मंत्र की सूर्य नमस्कार में, ठीक है। चक्र कौन सा प्रभावित रहता है इसमें? सूर्य नमस्कार के पहले अभ्यास में अनाहत चक्र, ठीक है, क्योंकि हाथ हमारे कहाँ पर होते हैं? बिल्कुल हार्ट के पास में होते हैं, उसी चक्र के पास में होते हैं, अनाहत चक्र के पास में, ठीक है। तो इसलिए उस चक्र के ऊपर ध्यान विशेष रूप से इसमें दिया जाता है। शारीरिक अंग जो भी हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट इसका पड़ता है? तो बहुत शांत तरीके से इसमें क्या होता है, खड़े होना होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या रहता है इसका कि आंखें बंद करके खड़े हो जाइए, बिल्कुल पैरों को पास में करके, ठीक है। धीरे धीरे अपनी जो एल्बो है, जो कोहनियां हैं, उनको मोड़ना है, ठीक है। हथेलियों को पास में लेके आना है, चेस्ट के पास में, छाती के पास में, नमस्कार मुद्रा में करना है, ठीक है। और सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, ठीक है। फिजिकली जो इसमें ध्यान दिया जाता है वो चेस्ट एरिया के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। स्पिरिचुअली बोले, ये जो यहाँ पर लिखा गया है कि चक्र ध्यान कौन सा है, तो चक्रों का ही ध्यान केवल यहाँ पर लिखा गया है, शरीर का ध्यान नहीं लिखा है कि शरीर में कहाँ पर ध्यान देना है। तो शरीर में नमस्कार, इसमें प्रणाम आसन में, ठीक है, इस बार पीवाई क्यों आया था ये। तो शरीर की अगर बात करें तो छाती के ऊपर, छाती वाले क्षेत्र में प्रणाम आसन में दिया जाता है ध्यान, ठीक है। अब फायदा क्या रहता है इसका? कंसंट्रेशन पावर इससे इंक्रीज होती है, ठीक है, शांत होता है पूरा शरीर। तो ये इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है कि पूरी बॉडी को ये तैयार करता है आगे आने वाले अभ्यासों के लिए। तो मन को ये बिल्कुल शांत करेगा और संतुलन और कंसंट्रेशन पावर को ये बढ़ाता है, ठीक है। ठीक है जी, अभी की बार आया था। तो अगला आता है इसमें अभ्यास हस्त उत्थान आसन, यानी कि हाथ अब ऊपर उठाने हैं। तो श्वास क्रिया क्या रहती है इसमें? तो श्वास लिया जाता है इसमें, यानी कि इनहेल किया जाएगा, ठीक है। इनहेल करेंगे कैसे कि दोनों हाथों को अब अलग अलग कर लेंगे, हाथों को उठाएंगे और उठाते उठाते ही हमें श्वास भरना है। ऐसा नहीं है कि हाथ पीछे लेके जा चुके हैं, हाथ ऊपर उठा लिए हैं तब हम श्वास लें, उठाते उठाते श्वास पूरा भरना है, ठीक है। और क्या होगा, अपने सिर को पीछे की तरफ झुका लेना है, और किस चीज को, थोड़े से हाथ पीछे जाएंगे, थोड़ी सी अपर ट्रंक यानी कि थोड़ा सा जो छाती वाला हिस्सा होता है वो भी पीछे की तरफ बैंड होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान किस में दिया जाएगा? तो विशुद्धि चक्र के ऊपर इसमें ध्यान दिया जाता है। विशुद्धि चक्र कहाँ पर होता है? चक्र तो पढ़ के आए हो ना सभी। आप इसमें याद रखने के लिए मैं इसका ट्रिक बता देता हूं कि विशुद्धि चक्र कैसे आपको याद रहेगा। और मंत्र की बात करें तो इसमें आता है ओम रवे नमः, यानी कि रवि का मतलब होता है शाइनिंग, चमकने वाला। तो उस चमकने वाले प्रभु को या फिर सूर्य देवता को नमन है, ठीक है, कंठ में होता है, ठीक है। तो आप इस इमेज में देखें ध्यान से कि जहां से सनरेज आ रही है तो उनके सामने अब हमने अपना क्या कर लिया है, कंठ आगे कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए विशुद्धि चक्र का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि जो भी सौर ऊर्जा आ रही है, सूर्य से एनर्जी आ रही है, वो डायरेक्ट हमारे गले पर आती है। चलिए बहुत बढ़िया है, नेट आपका निकल गया है तो ठीक है, आप ही की मेहनत है ये। तो बीज मंत्र क्या रहेगा इसका? हरीम। चक्र ध्यान विशुद्धि चक्र। तो इसी से संबंधित जो सारी चीजें हैं, जहां जहां पर भी मूवमेंट हो रही है, जहां की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी, उसी हिस्से के फायदे
लिख दो। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका कि इसमें छाती पीछे की तरफ जाती है, कंधे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, हाथ पीछे की तरफ जाती हैं, जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, वो पीछे की तरफ झुकती है, यानी कि रीढ़ को ये फ्लेक्सिबल करता है, छाती और कंधों को खोल देता है, यानी कि उनके जो बंद लग जाते हैं, एनर्जी ट्रैप हो जाती है जोड़ों में, उसको ये बंद को खोलता है। तो ये हो गए हमारे दो। अगले आता है इसमें तीसरा अभ्यास, पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन, अब इसमें श्वास को छोड़ा जाएगा कि पहले हमने हाथ ऊपर उठाए थे, ठीक है, तो श्वास हमने ऊपर उठाते 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 भर ली थी, इनहेल किया था। अब हाथों को नीचे लेके आना है और नीचे लेके आते समय श्वास को छोड़ते जाना है। ठीक है, तो ये इसका रहता है। स्वादिष्ठान चक्र की पोजीशन बताओ मुझे क्या रहती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आएंगे तो श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाना है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ खींचता है, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, फेफड़ों का साइज हमारा कम हो जाता है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ खींचता है तो एब्डोमेन को, एब्डोमिनल कैविटी को भी वो खींचता है, तो पेट हमारा थोड़ा सा इसमें अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ध्यान किस में रहता है, इसमें स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर। और मंत्र क्या है इसका, ओम सूर्याय नमः। तो सूर्य बोलते हैं कि जो एक्टिव करता है हमें, या फिर मान लो जो संचालन करता है सभी चीजों का। ठीक है, तो जो क्रियावान है, तो उस सूर्य भगवान को नमन है, ये इस मंत्र का मीनिंग है। स्वादिष्ठान चक्र बताइए कहां पर होता है। जननेंद्रिय के पास होता है। तो अभी आप इस पोज में देखें कि सूर्य की तरफ हमने अपनी जननेंद्री कर दी है, तो वहां से जो ऊर्जा आएगी वो उसी चक्र के ऊपर। ठीक है, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको ये। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पोज आती है हमारी दक्षिण अश्व संचालन। तो अश्व संचालन की दो आती हैं, तो उसमें से पहले राइट लेग आगे आती है, तो दक्षिण अश्व संचालन। इसमें श्वास को लिया जाएगा। मंत्र इसका होता है ओम भानवे नमः। मंत्र इसका रहता है, मंत्र उसका रह गया, उसका है हरूम, और दक्षिण अश्व संचालन का है हरैम। आज्ञा चक्र के ऊपर इसमें ध्यान दिया जाता है। सूर्य की तरफ अब क्या है, आज्ञा चक्र। ठीक है, यहाँ जन्नेन्द्रिय सूर्य भगवान के पास है। ठीक है, तो कूलों, और इसमें फायदा, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन सी होती हैं, ये पीछे जो मांसपेशी होती है ये हैमस्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो जब ये इसमें खिंचती है, पूरी स्ट्रेच होती है, पीठ को खींचता है, पाचन को सुधारता है। ठीक है, कूलों और जांघों को खींचता है, संतुलन और शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, अब मैंने कंसेप्ट समझा ही दिया, तो इसमें अलग अलग से चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, अगला आता है हमारा 5वें नंबर पर पर्वतासन। इसमें अब श्वास को छोड़ा जाएगा, एक्सहेल किया जाएगा। ओम खगाय नमः। ह्रोम इसका बीज मंत्र है। चक्र ध्यान इसमें रहता है विशुद्धि चक्र। ठीक है, जो कोर है, जो भौहें हैं और कंधों को ये मजबूत बनाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर की पोजीशन रहती है नीचे की तरफ। जब सिर की पोजीशन नीचे की तरफ होती है तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है सिर की तरफ, जैसे कि शीर्षासन में होता है। ठीक है, तो सिर की तरफ ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो वहां के डिसऑर्डर्स में यह आसन फायदा देता है। ठीक है, और इसी कारण से विशुद्धि चक्र के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इससे अगला अभ्यास हमारा आता है अष्टांग नमस्कार। इसमें श्वास को रोकना है और बाह्य कुंभक लगाना है, यानी कि श्वास छोड़ रखा है और बाहर ही रोक के रखना है श्वास को। ठीक है, अब अष्टांग क्यों बोलते हैं, अष्टांग जो नाम आया है वो आया है 8 अंगों से, कि जो 8 अंग हैं वो जमीन को स्पर्श करते हैं इसमें, इसीलिए इसको अष्टांग नमस्कार बोला जाता है। कि दोनों पैर हैं आपके, दोनों घुटने हो गए, ठीक है, दोनों हथेलियां हो गई, एक हो गई छाती और एक हो गया आपकी चिन्ह, ठुड्डी। तो ये 8 जो हैं हो जाते हैं टोटल, 2 2 1 2 और 2। ठीक है, ओम पूषणे नमः ये इसका मंत्र है, बीज मंत्र में इसका हरय। मणिपुर चक्र के ऊपर ये ध्यान देता है। ठीक है, क्योंकि मान सकते हो कि इसमें जो
कूले हैं, यहाँ से शरीर ऊपर रहता है या पेट भी थोड़ा सा ऊपर रहता है इसमें, ठीक है। तो छाती, कंधों और बाहों को ये मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। अगला आता है इसमें भुजंगासन। अब इसमें श्वास को भरना है, यानी कि इनहेल करना है। इसका मंत्र होता है ओम हृदय गर्भाय नमः। अगर मंत्र का मीनिंग नहीं पता है तो बता देंगे, ठीक है। वैसे तो इसको याद ही करना है, मीनिंग नहीं पूछेंगे इसका। हराम चक्र ध्यान, इसमें स्वादिष्ठान चक्र रहता है। रीढ़ को ये मजबूत करता है और छाती को खोल देता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लचीलापन भी बढ़ता है। कंसेप्ट वही है कि जहां का कोई भी बॉडी पार्ट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जहां की मांसपेशियां स्ट्रेच हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उस हिस्से के अगर फायदे लिखोगे तो वो बिल्कुल इसके अंगों पर प्रभाव में आ जाएंगे, ठीक है। फिर पर्वतासन, अगेन श्वास छोड़ना है। ओम मरीचे नमः। हरीम विशुद्धि चक्र के ऊपर इसमें वही जो पहले हमने किया था, ठीक है। पीठ, हैमस्ट्रिंग, कंधों को खींचता है और ताकत को ये बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है वाम अश्व संचालन। तो बस अब इसमें लेफ्ट लेग क्या होगी, लेफ्ट घुटना क्या आएगा, आगे की तरफ आएगा और इसमें श्वास को भरना है। ओम आदित्याय नमः। हरूम आज्ञा चक्र के ऊपर ये ध्यान देता है, जैसा कि पहले भी हमने देखा था, ठीक है। कूलों और जांघों को खींचता है, तो जहां पर भी खिंचाव हो रहा है वहीं पर ये फायदा करता है। पाद हस्तासन में अगेन आपका स्वादिष्ठान चक्र आ जाएगा। श्वास इसमें छोड़नी है। ओम स्वित्रे नमः। हरेम स्वादिष्ठान चक्र इसमें रहता है, वही सेम चीज हैमस्ट्रिंग और पीठ को खींचता है, ठीक है। लास्ट आते हैं हमारे हस्त उत्तान आसन। हाथ ऊपर उठाएंगे तो श्वास हम ऊपर उठाते उठाते श्वास को भरते रहना है। ओम अर्काय नमः। हरोम विशुद्धि चक्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है इसमें, ठीक है। और छाती और रीढ़ को खींचता है और ऊर्जा को ये बढ़ाता है। और लास्ट में फिर से आ जाएगा हमारा श्वास छोड़ना। प्रणामासन में ओम भास्कराय नमः। हरे अनाहत चक्र के ऊपर अगेन प्रभाव मन को शांत और अभ्यास को ये समाप्त करता है, ठीक है। ठीक है, तो कहां पर थे स्टार्टिंग की, सूर्याय नमः तक मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया था, ठीक है। तो सूर्याय नमः का मतलब क्या है, सूर्य का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, शाइन, चमकने वाला, ठीक है, या फिर जो एक्टिव करता है हमें, ठीक है। तो इसलिए उस क्रियावान सूर्य भगवान को नमस्कार है। फिर इसके बाद आता है ओम भानवे नमः। भानु, भानु का मतलब होता है जो एक चमक होती है, शाइन होती है, ठीक है। कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हीरा चमकता है, तो वैसे ही इल्यूमिनेशन जिसको बोलते हैं हम, तो उसको भानवे का मतलब होता है वो कि उस प्रकाशमान, उस चमकने वाली, या फिर उससे मान सकते हो कि इल्यूमिनेटेड जो ऊर्जा है उसको प्रणाम है, ठीक है। तो ये ओम भानवे नमः का मतलब है। फिर है ओम खगाय नमः। ख क्या होता है, ख, ख होता है आकाश, ठीक है। आप खेचरी मुद्रा भी पढ़ोगे, ठीक है। और हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ख का मतलब होता है आकाश। महाभूत आपने किए होंगे तो वहां पर भी आपने किया होगा कि आकाश को ख बोलते हैं। तो यानी कि जो आकाश में गमन करता है उस सूर्य भगवान को प्रणाम। फिर है ओम पूषणे नमः। पूछने का मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन में जो लिखी है वो बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल मना है वो चीज, ठीक है। जो बताया प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट 3 मंथ्स का जो टाइम बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो बताया, उसमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना है। और कुछ अभ्यास इसमें ऐसे हैं कि जैसे किसी को स्लिप डिस्क हो या फिर कोई एक्यूट प्रॉब्लम है कि कुछ दिन ही हुए हैं, ज्यादा पुरानी बीमारी नहीं है, तो उसमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन जो लिखा है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। तो पोषणे का मतलब क्या होता है, पोषण करने वाला, यानी कि जो क्या करता है, क्या करता है,
पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, स्ट्रेंथ देता है, जो बल देता है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया ओम पूषणे नमः का। इसके बाद आता है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये नहीं लिखा पूनम, हिरण्यगर्भाय। तो हिरण्य जो वर्ड होता है वो आया हिरण्य वर्ण के लिए, कि जो गोल्डन कलर होता है। ठीक है, और जो एक कॉस्मिक ऊर्जा होती है, कि जो मान सकते हो कि वाइटल एनर्जी जो होती है। ठीक है, तो उस प्रकाशमान या फिर पीत वर्ण की, पीले वर्ण की जो ऊर्जा है, जो वाइटल एनर्जी है, उसको प्रणाम है हिरण्य गर्भाय। कि हिरण के गर्भ में क्या रहती है, कस्तूरी रहती है, जो जैसे वो चमकती है। ठीक है, तो वैसे ही इसका रेफरेंस वहां पर लिया गया है। ठीक है, हिरण के गर्भ में। ठीक है, तो जो गोल्डन कलर की पीत वर्ण की जो चमकदार है, कॉस्मिक जो वाइटल एनर्जी है, उसको प्रणाम है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ओम मरीचे नमः। मरीच किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? सोने के समान तो हो गया आपका, मरीच का बताइए। एट्थ, किरणों के स्वामी को। किरणें क्या होती हैं? रेज। ठीक है, तो जो आपने सुबह सुबह देखा होगा, जब सूर्य उदय होता है और जब जब सूर्यास्त भी होता है, तो चारों तरफ, अगर सूर्य उदय हो रहा है, सूर्योदय का समय है, तो ईस्ट साइड में, और जब सूर्यास्त हो रहा है तो वेस्ट साइड में, तो पूरा एक पीला कलर जो है, पीले कलर की पूरी रेज जो है पूरे आसमान में फैल जाती हैं। ठीक है, तो उस टाइम की जो रेज होती हैं उनको बोलते हैं मरीचि। ठीक है, तो यानी कि उन रेज का जो लॉर्ड है, स्वामी है, देवता है, ऐसे भगवान को प्रणाम है। ये मतलब होता है ओम मरीचे नमः का। फिर है ओम आदित्याय नमः। आदित्य किसको बोलते हैं? सही बता रहे हैं आप सभी, जल्दी बताइए। अदिति। अदिति कौन है? अदिति सूर्य भगवान की माता का नाम है। ठीक है, तो उनके जो पुत्र हैं, तो उनके पुत्र को जो है प्रणाम है ओम आदित्याय, यानी कि आदित्य से पैदा होने वाले को प्रणाम है। ठीक है, तो आम ओम आदित्याय नमः का ये मतलब है। ओम सवित्रे नमः। सवित्रे का क्या मतलब है? 10th का आप बोल रहे हैं कि प्रेरणा देने वाले को? प्रेरणा भी ले सकते हो, वैसे जो एग्जैक्ट मीनिंग इसका होता है वो है निर्माण करना, क्रिएट करना। तो जो क्रिएटर है, जो क्रिएटिंग पावर है इस जगत की, उसको प्रणाम है ओम स्वित्रे नमः का ये मतलब है। फिर है ओम अर्काय नमः। अर्क क्या होता है? अर्क, कि जैसे सुबह हम अर्क देते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो क्या मतलब होता है उसका? कि ऐसे देवता को प्रणाम है जो वास्तव में क्या है, प्रेरणा देने वाले हैं, या फिर तेजस्वी हैं, या फिर जिनकी क्या कर सकते हैं, जिनका जो बोलते हैं कि प्रेज कर सकते हैं, उनकी मतलब तारीफ की जा सकती है, तो ऐसे तेजस्वी भगवान को प्रणाम है। फिर लास्ट में हमारा क्या आता है इसमें? ओम भास्कराय नमः। भास्कर, भास्कर बोलते हैं एनलाइटमेंट को।
ठीक है। एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान और प्रकाश, कि ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम है जो ज्ञान और प्रकाश को देने वाले हैं, जो एनलाइटमेंट करने वाले हैं। यानी कि जैसे बोलते हैं कि ज्ञान जब होना होता है तो एक क्षण में हो जाता है, तो उस चीज को एनलाइटमेंट बोलते हैं। तो अगर सूर्य भगवान की कृपा हो जाती है तो एक पल में ज्ञान किसी को हो सकता है। ठीक है। तो ये था इनका 12 का मीनिंग। ठीक है। ये एक जगह पर भी है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और इस टेबल को अच्छे से रट लेना पूरा। इसी चैप्टर से, इसी टेबल से सूर्य नमस्कार के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है। तो ये अगेन प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, फिर पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन, फिर पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, पाद हस्तासन और हस्त उत्थानासन, और लास्ट में आ जाएगा प्रणाम आसन। ठीक है। तो ये 12 स्टेप्स हमारे, इसमें 12 अभ्यास रहते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई डाउट है किसी को तो वो आप ग्रुप में पूछ लेना या फिर कमेंट कर देना। वो कल वाली क्लास में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज का समय हमारा हो गया है पूरा। ठीक है। तो इतना ही रखेंगे हम आज का। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को